साल 2025 की बात है। राजस्थान के सीकर इलाके में रहने वाली एक महिला सीता, इसके 3 बच्चे हैं और पति से कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद यह किराए के रूम पर अकेले रहने लगी थी। इस बीच इनकी मुलाकात एक शख्स से होती है और धीरे धीरे उस शख्स से दोनों के बीच मोहब्बत हो जाती है। लेकिन आगे जाकर वही शख्स सरदर्द बन जाता है। उससे परेशान होकर सीता ऐसी खौफनाक प्लानिंग रचती है कि किसी ने सोची भी नहीं थी। फिर अपने जीजा के साथ मिलकर घटना को अंजाम देती है, यानी कि बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद वो केस एक्सीडेंट का लगे, इसलिए उसकी बॉडी को ले जाकर हाईवे पर बाइक के साथ जला दिया कि लगे एक्सीडेंट हुआ, और बाइक के साथ डेड बॉडी जल गई। सीता ने ना कोई आखिरी कॉल किया था बॉयफ्रेंड के नंबर पर, ना उसने उसको कोई कॉल किया था। लेकिन एक अनजान नंबर से कॉल गया था और पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था और इसे सुलझाना बहुत ज्यादा पेचीदा था। लेकिन पुलिस को एक सुराग मिलता है, छोटा सा। उस सुराग से पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि इस हत्या के पीछे तो इसकी ये गर्लफ्रेंड है और उसका जीजा है। लेकिन वजह क्या थी, जब इस महिला ने बताई, वो हैरान करने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी हत्या की वजह और कैसे प्लान करके इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। राजस्थान का सीकर इलाका, तारीख थी 16 अक्टूबर 2025। सुबह 8 बजे, नेशनल हाईवे 11। इस हाईवे पर लोग आ जा रहे थे। इस बीच एक शख्स की नजर पड़ी और उसने देखा कि हाईवे के किनारे पर एक बाइक जली हुई है। जब वो पास जाता है, देखता है तो बाइक के साथ एक शख्स भी आधा जला हुआ है। आधा शरीर उसका जला हुआ है, ऊपर धड़ से लेकर कमर तक। अब वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस देखती है डेड बॉडी और पुलिस वहां उस शख्स की पॉकेट से उसका मोबाइल फोन निकालती है और मोबाइल फोन को अनलॉक किया जाता है। अनलॉक करके फोन लगाया जाता है, जो आखिरी कॉल होता है और जो इमरजेंसी लिस्ट में जिनके नंबर होते हैं उन्हें फोन किया जाता है। तो पता चलता है कि जो आदमी है उसका नाम है दयाचंद और उसकी उम्र 33 साल है और वो वहीं लोकल का रहने वाला है। अब ये बात उसके भाई को पता चलती है। उसका भाई वहां मौके वारदात पर पहुंचता है और तब तक लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हो ही रहा था, तब तक उसके भाई बताते हैं कि मेरे भाई शाम को 5 बजे अपने घर से निकले और निकलते वक्त बोले कि मैं बाहर जा रहा हूं किसी काम से। तभी अचानक से 9:30 बजे भैया के मोबाइल से एक फोन आता है, लेकिन कॉल पर भैया नहीं थे। कॉल पर कोई और शख्स था। वो बोला कि मैं तुम्हारे भाई के साथ प्लॉट देखने जा रहा हूं। भाई किसी के साथ मीटिंग में बैठे हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकते और हम दोनों लेट आएंगे घर पर। इस बात को मान लेता है दयाचंद का भाई और वो सो जाता है। रात को 2:30 बजे फिर एक और कॉल आता है। उस कॉल में पुलिस वाले होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ एक डेड बॉडी आधी जली हुई है। आप जल्दी आ जाइए और पहचान करिए आपके परिवार के मेंबर हैं या नहीं। और ये दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। अब जो दयाचंद के भाई थे, पूचंद, उन्होंने पुलिस में मामला जो दर्ज कराया है वो हत्या का दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो आदमी है उसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं और उसे मैं जानता नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं शक है कि इसके पीछे, जो मेरे बड़े भैया की हत्या के पीछे, यही शख्स शामिल है। और ये जैसा दिख रहा है एक्सीडेंट, वैसा एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्लान किया गया मर्डर है। पुलिस भी मान लेती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है एक कॉन्टैक्ट डिटेल। उस नंबर से बातचीत हुई थी दयाचंद की, लेकिन वह नंबर चोरी का था और वह किसी और का नंबर था। तो पुलिस के लिए अब यह ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि उस जगह पर उसके साथ कौन था, उस रात कौन था, ये जानना बहुत मुश्किल हो गया था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है। इस बीच पुलिस जब जांच कर रही थी तो पुलिस को पता चला कि ये जो दयाचंद जी हैं वो एक महिला के साथ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में बन नहीं रही थी और वो उस महिला से अलग रह रहे थे।
इस बारे में पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस बिना देर किए पहुंच जाती है महिला के पास। वैसे महिला है कौन? महिला का नाम है सीता। और महिला से कैसे संबंध थे दयाचंद के? तो एक बार वो जान लेते हैं। महिला वैसे रहने वाली है फतेहाबाद की। और वहां जब वह अपने पति के साथ रह रही थी तो उनके बीच आए दिन मारपीट होती थी, लड़ाई होती थी और पति से उनकी बात नहीं बन रही थी। तो वो अपने तीनों बच्चों को लेती है और अपने पति को छोड़कर वो फतेहपुर आ जाती है और फतेहपुर में वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी। उन्होंने किराए पर एक मकान लिया और पास के एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने मेस अपना शुरू कर दिया। किचन और बच्चों को खाना कैंटीन टाइप वो बनाकर उसी से पैसा कमाती थी, उसी से अपना घर चलाती थी। एक दिन उनके घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में समस्या आ गई। वो खराब हो गया तो उन्होंने फोन करके दयाचंद को बुलाया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखते थे। वो उनके घर पे आए, उनका वो सामान उन्होंने ठीक कर दिया। इस बीच उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती हुई, रेगुलर बात करते थे तो धीरे धीरे दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित हो गई। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने लगे। इस बीच धीरे धीरे दयाचंद की डिमांड बढ़ने लगी। वो हर दूसरे दिन उनसे सेक्सुअल डिमांड करने लगा, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इससे जो महिला सीता है वो परेशान हो गई। बोली यार ये तो मेरे एकदम पीछे पड़ गया। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे काम भी करना है, मैं हर हर दिन इनके मुताबिक नहीं चल सकती। और फिर वो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगी और बोली कि नहीं, हमें अपना रिश्ता यहीं खत्म करना है और वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। अब इस बात को लेकर दयाचंद और ज्यादा उसे धमकाने लगा। फिर सीता ने वहां से रूम चेंज कर दिया जहां ये रह रही थी, क्योंकि आस पड़ोस में इसने सबको फैला दिया कि सीता गलत काम करती है और उससे पैसे कमाती है। आस पड़ोस के लोग उससे ताने मारने लगे। तो सीता ने वहां से घर चेंज कर दूसरे जगह चली गई। अब वहां भी पहुंच गया यह दयाचंद और वहां जाकर भी उसने आसपास और रूम ओनर सबको बता दिया कि गलत काम करती है, अपने पति से दूर है, लोगों को फंसाती है। इस तरह के तमाम आरोप लगा दिए। तो वहां के लोग भी उसे शक की निगाहों से देखने लगे और वहां से भी उसे रूम खाली करना पड़ा। अब इससे सीता परेशान हो गई थी और अब उसने फैसला किया कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और उसने ये सारी बात अपने जीजा को बताई। जब उसने ये सारी बात अपने जीजा को बताई तो जीजा भी आगबबूला हो गए। बोले कि इसको छोड़ेंगे नहीं और तब ये प्लान करते हैं कि इसको रास्ते से हटाना है, इसका मर्डर करेंगे। सीता एक अलग नंबर लेती है और उस अलग नंबर से दयाचंद को फोन करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आओ। वो बाइक लेकर मिलने आता है। तब तक उसका जीजा दूर कहीं गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। अब ये तो थी यहां तक की स्टोरी। अब पुलिस उससे यही पूछती है कि तुम लास्ट कॉल किसको की थी? तो बताती है अपने जीजा को। जब जीजा का नंबर देखते हैं तो जीजा की लोकेशन उसी लोकेशन पर आती है जहां इसकी हत्या हुई थी। तो पुलिस का पूरा शक जाता है कि ये और इसके जीजा ने मिलकर इसकी हत्या की है। तब आगे की स्टोरी बताती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर ये जो जीजा उसके पीछे रहता है और रास्ते में ये बोलती है रुकाओ, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो बाइक रुकाता है। तब तक जीजा के साथ और 2 लोग उतरते हैं, उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं। 1 घंटे तक मारते हैं। इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी को बाइक पर डाल देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर बाइक को आग लगा देते हैं कि ये लगे कि मामला एक्सीडेंट का है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो जो आखिरी कॉल उसने की, उसने तो दूसरा मोबाइल यूज किया था कि पुलिस को पता ना चले लोकेशन, और इन लोगों ने अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिया था कि उस एरिया में महिला का लोकेशन ना आए, तो किसी को महिला पे शक ही नहीं आएगा। तो उसके जीजा पे दूर दूर तक शक जाने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन महिला से बस इतना पूछा गया था कि तुमने आखिरी कॉल किसको किया? तो उसने जब बताया कि मैंने अपने जीजा को आखिरी कॉल किया और उसकी लोकेशन देखी गई, तो पता चला उसकी लोकेशन उसी जगह पे है जहां उसकी हत्या हुई थी।
पुलिस ने ऐसे मामला सॉल्व कर लिया और महिला को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। महिला ने जो कारण बताया वो यही बताया कि बार बार मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड करता था। हर दिन ये आ जाता था और बोलता था मुझे तुमसे संबंध बनाने हैं। इससे मैं परेशान हो गई थी। जब मैंने करने से मना कर दिया तो इसने आसपास के लोगों को मेरे बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। मेरे बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी इसने, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी और मैं कहीं भी रूम नहीं ले पा रही थी रेंट पे। कोई भी ऐसी सिंगल मदर वुमेन को जल्दी रूम नहीं देता रेंट पे वहां, और वही प्रॉब्लम शुरू हो गई जिसकी वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीता थी उनको जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी, और मुझे लगता है पुलिस इसका अच्छा इलाज करती, ना कि आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। अब तीनों बच्चे बेचारे एक तरह से अनाथ हो गए हैं, पापा से भी दूर हैं। मम्मी भी अब जेल में चली गई। अब उनकी देखरेख कौन करेगा? और वहीं जीजा वो भी जेल में रहेंगे। कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। उनकी बहन भी एक तरह से देखा जाए तो अब अकेली रहेंगी और अपनी बड़ी बहन के बच्चों को पालना होगा। तो एक मर्डर केस में तीन परिवार जो हैं वो बर्बाद हो गए। लेकिन यही मर्डर करने की जगह अगर पुलिस के पास जाती तो ज्यादा अच्छी मदद मिल पाती और इस केस में इतना कुछ नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तरह की परेशानियों, दबाव या शोषण का जवाब हिंसा से देना परिवार और समाज के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति डर, बदनाम होने या शारीरिक संबंध बनाने के दबाव में फंस जाता है तो गुस्सा और हताशा उसे गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि किसी की जान लेना, खुद से न्याय करना या हिंसा का रास्ता अपनाना न केवल अपराध है बल्कि पीड़ित के बच्चों और परिवार को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।